40 साल की उम्र में अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की कमान संभाली थी। हालांकि राजीव को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी भी फूट फूट कर रोते हुए उन्हें कह रही थी कि राजीव राजनीति से दूर रहो वरना वो तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन देश की सेवा को अपना कर्तव्य मानकर 1984 में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली और अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जिससे देश को काफी लाभ मिले। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के 7 साल बाद वही हुआ जिसका सोनिया गांधी को डर था। 21 मई 1991 के दिन तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में सभा के दौरान एक मानव बम ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। लेकिन राजीव गांधी की हत्या की जिम्मेदारी कौन से उग्रवादी संगठन ने ली थी और कैसा था राजीव के जीवन का वो अंतिम दिन, जानेंगे आंखों में आंसू ला देने वाली इस अनसुनी अनकही सच्ची घटना में। लेकिन उसके पहले नए दर्शक कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1984 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अगले 5 साल देश की कमान संभालते हैं, मगर साल 1989 में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव हार जाती है। राजीव के बाद करीब 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वीपी सिंह और अगले साल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं चंद्रशेखर। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और मई 1991 में देश में एक बार फिर लोकसभा चुनाव का माहौल बनता है। उस वक्त 2 साल से सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस की अगुवाई कर रहे थे राजीव गांधी, जो एक ऐसी साजिश से अनजान थे जिससे उनकी मौत का फरमान लिखा जा चुका था। इस साजिश की शुरुआत हुई थी नवंबर 1990 में, जब समंदर पार श्रीलंका के जाफना के घने जंगलों में तमिल मिलिटेंट ग्रुप लिट्टे का प्रमुख प्रभाकरण अपने 4 साथियों के साथ मंथन में जुटा हुआ था। चारों साथियों से पूरा प्लान डिस्कस करने के बाद प्रभाकरण ने राजीव गांधी की हत्या के प्लान पर मुहर लगा दी और अपने अहम जासूस शिवरासन पूरे प्लान को एक्शन में लाने का जिम्मा सौंप दिया। प्लान के मुताबिक शिवरासन को तमिलनाडु में लिट्टे के समर्थन करने वाले कुछ लोकल्स को राजीव गांधी के खिलाफ भड़काना था, जिससे वो इस खतरनाक वारदात को अंजाम दे सके। इसलिए उसने चेन्नई आकर नलिनी, भानु, सुभा, हरिभू और मुरुगन को अपनी टीम में लिया, जो राजीव गांधी की हत्या के प्लान को अंजाम देने वाले थे। वहीं लिट्टे से जुड़े बाकी आतंकवादी इन्हें बम और बाकी जरूरी चीजें सप्लाई करने वाले थे। लेकिन परिंदा भी पर न मार सके, इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद आखिर इन आतंकवादियों ने अपनी मानव बम को राजीव गांधी तक पहुंचाया कैसे, जिसने अपने साथ राजीव गांधी की भी जान ले ली। जानने के लिए हमें भारतीय राजनीति के उस काले दिन को करीब से देखना होगा। मई 1991 में लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम दौर का चुनाव प्रचार चल रहा था। कांग्रेस प्रेसिडेंट राजीव गांधी के चुनाव प्रचार के लिए पार्टी ने दिल्ली फ्लाइंग क्लब के किंग एयरक्राफ्ट किराए पर लिया था। अनेक राज्यों के छोटे छोटे बड़े शहरों और कस्बों में चुनाव प्रचार करने के बाद 20 मई के दिन राजीव एक बार फिर दिल्ली से दक्षिण भारत की तरफ रवाना होते हैं। अगले 2 दिनों में उन्होंने ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य का दौरा करने का प्लान बनाया और 22 मई के दिन वापस उन्हें दिल्ली लौट आना था। 20 मई के दिन राजीव ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में रैली और सभाओं का हिस्सा बने। 21 मई के दिन वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पहुंचते हैं, जहां उन्हें शाम को चेन्नई के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। हालांकि प्रचार करते हुए राजीव काफी थक चुके थे, लेकिन सब कुछ टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा था। उसी शाम राजीव विशाखापट्टनम के एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और फ्लाइट में बैठ जाते हैं। लेकिन उड़ान भरने की प्रक्रिया के दौरान पायलट कैप्टन चंदूक ने पाया कि विमान की संचार व्यवस्था काम नहीं कर रही है। तभी राजीव चेन्नई जाने का विचार त्याग गेस्ट हाउस जाने के लिए रवाना हो गए, ताकि वो उस रात विशाखापट्टनम में ही विश्राम कर सके। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए मैं चंद मिनटों में हवाई जहाज को जांच रहे इंजीनियर्स ने पता लगा लिया कि दिक्कत एक स्विच में थी, जिसे तुरंत बदल दिया गया और पायलट ने यह खबर राजीव तक पहुंचा दी, जो सुनकर राजीव एक बार फिर एयरपोर्ट पहुंच गए, क्योंकि मद्रास में कांग्रेस उम्मीदवार मरागतम चंद्रशेखर ने राजीव के लिए स्पेशल रैली और सभा का प्रबंधन किया था।
तो राजीव ने सोचा कि अगर समय से प्लेन ठीक हो गया तो जरूर हम इस रैली में प्रचार कर लेते हैं। इसलिए राजीव एयरपोर्ट पर वापस आते हैं और शाम 6:30 पर उनका विमान विशाखापट्टनम मद्रास के लिए उड़ान भरता है। राजीव खुद विमान चला रहे थे। हवाई जहाज ने ठीक 8:20 पर लैंड किया, जहां उनका स्वागत 70 वर्षीय मगरातम चंद्रशेखर ने किया, जो श्रीपेरुम्बदूर से कांग्रेस की चुनावी उम्मीदवार थी, जो चेन्नई से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। राजीव मंगरातम के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार होकर श्रीपेरुम्बदूर के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ श्रीपेरुम्बदूर के जिस मैदान में रैली होनी थी, वहां राजीव के इंतजार में समर्थक बेकाबू हो रहे थे, क्योंकि हजारों लोग शाम 6 बजे ही मैदान में पहुंच चुके थे। राजीव गांधी के स्वागत के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। चारों तरफ राजीव गांधी और उनकी मां इंदिरा गांधी के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे। चारों तरफ ऐसा माहौल था मानो किसी मेले का आयोजन किया गया हो। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस ऐतिहासिक सभा में जल्द ही खून के ऐसे लाल धब्बे लगने वाले हैं जो कभी साफ नहीं हो पाएंगे। खैर, योजना कुछ ऐसी थी कि सभा स्थल से 100 मीटर की दूरी पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा बनाई गई थी, जिसे मालार्पण करने के बाद राजीव गांधी को रेड कार्पेट से चलते हुए मंच तक पहुंचना था। इस कार्पेट के दोनों तरफ लकड़ियों की मजबूत रेलिंग बनाई गई थी, जिसकी दूसरी तरफ खड़े समर्थक राजीव गांधी का अभिवादन कर सकते थे। फिर राजीव मंच की तरफ पहुंचते, जहां पार्टी के कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता उनका अभिवादन करते और स्टेज पर खड़े होकर राजीव पार्टी का प्रचार करते। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मरगातम चंद्रशेखर ने अपने सहयोगी एजे डोस को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे उन लोगों की लिस्ट बनाएं जो रेड कार्पेट एरिया में राजीव गांधी का स्वागत करेंगे। राजीव गांधी भले ही उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन वो कई संगठनों के निशाने पर थे। इसलिए ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी था कि जो भी रेड कार्पेट एरिया में खड़ा रहे, सुरक्षा को लेकर उसकी पूरी जांच की जाए, जिसके लिए स्थानीय सब इंस्पेक्टर को तैनात किया गया था, जिनके साथ 2 अन्य पुलिसकर्मी भी हाथ में मेटल डिटेक्टर लिए वहां मौजूद थे। श्री पेरुम्बदूर के इस मैदान में चारों तरफ 300 पुलिसकर्मी कभी न भेज सकने वाला घेरा बनाए खड़े थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक मानव बम पहले ही सभा मैदान में पहुंच चुकी है। खैर, रेड कार्पेट एरिया में महिलाओं की तलाशी के लिए महिला सुरक्षा कर्मी अनसुईया डेजी भी मौजूद थी। इसी बीच इस डोस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए दबाव डालने लगते हैं, जिनमें से एक लता कानन भी थी, जिन्होंने कुछ ही महीने पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और वो चाहती थी कि उनकी बेटी कोकिला एक हिंदी कविता सुनाकर राजीव गांधी का अभिवादन करे। इसलिए रात के करीब 9 बजे एजे डोस ने लता कानन और कोकिला दोनों का नाम लिस्ट में जोड़ दिया और ये लिस्ट पुलिस को सौंप दी। इस लिस्ट में करीब 24 लोग थे, जिनमें से कोकिला और लता को छोड़कर बचे हुए 22 पुरुष कार्यकर्ता थे। लेकिन कार्यक्रम के वक्त खींची गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म पहने खड़ी कोकिला के पास एक 30 वर्षीय लड़की भी खड़ी थी, जिसने हरी और नारंगी सलवार कमीज पहनी हुई थी और उसके हाथ में चंदन की लकड़ी से बनी हुई माला थी। इस लड़की पर किसी का ध्यान नहीं जाता। शायद आसपास के लोगों को यह प्रतीत हुआ होगा कि ये लड़की लता और कोकिला के साथ है, लेकिन असल में लता कानन इसे जानते तक नहीं थी। खैर, इस लड़की के साथ एक सफेद कुर्ता पजामा और चश्मा पहने खड़ा पुरुष भी था, जिसके हाथ में किताब और कलम थी। खैर, जब लता और कोकिला राजीव गांधी का इंतजार कर रही थी, तब ये नारंगी कुर्ता और चश्मा पहने हुए ये महिला भी उनके आस पास आकर खड़ी हो जाती है। और इसी वक्त वहां मौजूद हरि बाबू नाम के पत्रकार ने ये तस्वीर खींची थी, जो स्पेशली राजीव गांधी की सभा को कवर करने वहां पहुंचा था। हैरानी वाली बात यह है कि राजीव गांधी से मिलने की चाहत में वो लोग भी रेड कार्पेट पर घुस जाते हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं था। तभी एजे डोस पुलिस से कहते हैं कि आप उन अतिरिक्त लोगों को बाहर निकालिए और बाकी बचे लोगों को भी ठीक से तलाशी लीजिए। इतने में करीब 10:10 पर राजीव गांधी के आगमन की खबर लग जाती है, जो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से उतरकर सबसे पहले इंदिरा गांधी की प्रतिमा को माला पहनाते हैं और मरगातम रेड कार्पेट पर चलते हुए राजीव का अपने कार्यक्रम से परिचय करवाने लगती है। इतने में कार्यकर्ता राजीव को चादर भेंट करने लगता है। मगरातम उसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन राजीव को देखकर लोग
जिनके बीच राजीव धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सभी पुरुष कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद महिला कार्यकर्ताओं तक पहुंचते हैं, जहां लता कानन के साथ खड़ी उनकी बेटी कोकिला उन्हें कविता सुनाती है। इस बीच नारंगी सलवार कमीज पहने वो लड़की भी राजीव गांधी की तरफ बढ़ती है। तभी ऑफिसर अनसुईया डेजी हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन राजीव उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। अब 30 साल की ये नाटी, काली और चश्मे पहनी लड़की राजीव को चंदन की माला पहनाते हुए और पांव छूने के लिए नीचे झुकती है, और तभी एक बड़ा धमाका होता है। चारों तरफ काले धुएं और आग की लपटें फैल जाती हैं, जिससे लोगों में भगदड़ मचने लगती है। मानव बम बनकर आई इस महिला के साथ साथ वहां मौजूद राजीव गांधी को पीएम सुना रही कोकिला, राजीव की सुरक्षा टीम के अधिकारी और खुद राजीव गांधी समेत कुल 15 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो जाती है। इसके अलावा 44 अन्य घायल हो जाते हैं, जिसमें 20 जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। वहां से मुश्किल से 10 गज की दूरी पर गल्फ न्यूज की संवाददाता नीना गोपाल बताती हैं कि मैं राजीव के सहयोगी सुमन दुबे से बात कर रही थी, तभी अचानक मेरी आंखों के सामने बम फटा। मैं आमतौर पर सफेद साड़ी नहीं पहनती, उस दिन जल्दी जल्दी में एक सफेद साड़ी पहन ली। बम फटते ही मैंने साड़ी की तरफ देखा, वो पूरी तरह से काली हो गई थी। उस पर मांस के टुकड़े और खून के छींटे पड़े हुए थे। ये चमत्कार ही था कि मैं बच गई, जबकि मेरे आगे खड़े सभी लोग मारे जा चुके थे। इतने में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रमा मूर्ति और नेताजी के मुफनार धमाके वाली जगह की तरफ भागते हुए आते हैं। तभी मुफनार जूतों से राजीव गांधी की पहचान करते हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर जा चुके थे। मुफनार जैसे तैसे करके राजीव को सीधा करते हैं और उनके शरीर को एक चादर से ढक देते हैं। वहीं यह खबर आग की तरह दिल्ली भी पहुंच जाती है, जहां राजीव की मौत की खबर सुनकर सोनिया गांधी को अस्थमा का दौरा पड़ता है। उनकी बेटी प्रियंका गांधी जैसे तैसे करके अपनी मां को संभालती हैं और दोनों चेन्नई की तरफ रवाना होती हैं, जहां अस्पताल में शहीद राजीव गांधी का पार्थिव शरीर रखा गया था। वहीं ये खबर विदेश में पढ़ने गए राहुल गांधी तक भी पहुंचती है। वो जल्द से जल्द भारत के लिए रवाना होते हैं। साथियों, राजीव गांधी की मौत सोनिया गांधी के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि वो राजीव को खुद से भी ज्यादा प्यार करती थी। और जब 7 साल पहले इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तब भी सोनिया ने फूट फूट कर रोते हुए राजीव से कहा था कि तुम राजनीति में मत जाओ, वरना वो तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी राजीव ने सोनिया से कहा था कि इस मुश्किल घड़ी में देश को संभालना मेरा कर्तव्य है। खैर, 22 मई की सुबह प्रियंका और सोनिया राजीव गांधी का शव लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। ये वो लम्हे थे जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में खून के लाल अक्षरों से छापे गए, जिनका जिक्र सोनिया की आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी ला देता है। पहले देवर संजय गांधी प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं, फिर सास इंदिरा गांधी को उन्हीं के सुरक्षा में तैनात 2 सिंह गार्ड द्वारा गोलियों से भून दिया जाता है। अब सिर्फ 7 साल बाद पति राजीव गांधी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। खैर, घटनास्थल पर मरने वालों में एक नाम पत्रकार हरि बाबू का भी था, जिनकी छाती पर वो कैमरा पड़ा था जिसमें राजीव के जीवन के आखिरी पलों की कुछ तस्वीरें कैद थी। इसी कैमरे को सीबीआई ने फिर जब्त कर दिया और तस्वीरें रिकवर करके मानव बम बनकर सभा में पहुंची उस महिला का पता लगाया था। और हरि बाबू के कैमरे में छपी इन तस्वीरों ने सीबीआई के सामने कई राज खोले, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम को तमिलनाडु के उग्रवादी संगठन लिट्टे तक पहुंचाया और कुछ ही दिनों में अनेकों को अरेस्ट किया गया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में 7 आरोपियों को दोषी मानकर सजा दी गई। तो